हाय दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। जैसा कि कल की क्लास में हम लोग देखे थे, देखे थे। यहाँ पे मैं क्लास ले रहा था आपका, उसमें जो पीसीएस के लिए और इसके लिए मूल विधि का भारतीय संविधान पढ़ा रहे थे। उसमें से आपके मैंने 100 क्वेश्चन कराने के लिए बोला था, लेकिन क्या हुआ था, बीच में थोड़ी टेक्निकल फॉल्ट हो गई थी। यहाँ तक हमने क्वेश्चन करवा दिया था। इसके आगे के क्वेश्चन को हम इसमें सॉल्व करेंगे। इसके आगे के क्वेश्चन को हम लोग अब सॉल्व करेंगे इसको। ठीक, आगे चलिए, आप देखते चलिए बस इसमें, क्योंकि ये देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप करवा रहा हूँ, आपका प्रैक्टिस सेट है। इसको जल्दी से कंप्लीट करने के बाद ही आपका काम आगे बढ़ेगा, आपका काम आगे बढ़ जाएगा। ठीक, इसीलिए आज मतलब प्रैक्टिस सेट को पूरा हम लोग करते हुए चलेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों का क्या कह रहा है। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों का क्या कह रहा है। ठीक, चलिए एक सेकंड रुक जाइए। आज का पहला क्वेश्चन, आपकी पेन कहाँ रखा है? 1 मिनट रुको। ये रहा। चलिए शुरू करते हैं, तब देखते हैं। जैसे भारतीय संविधान का क्वेश्चन जो कि आपकी यूपी पीसीएस में हर एग्जाम के लिए, वनडे एग्जाम के लिए, एसएससी के लिए और आपके यूपीएसआई के लिए, हर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आगे का क्वेश्चन आज देखना शुरू करते हैं। फिर से क्या है, भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों को चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया। चक्रानुक्रम का मतलब कि सबको एक एक बार चांस दिया जाता है। इसमें क्या है, जो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होते हैं ना, इसमें ये व्यवस्थाएं आरक्षण से की गई, आरक्षण की व्यवस्थाएं की गई हैं। तो इसमें क्या है, चक्रानुक्रम मतलब सबको बारी बारी से सबको भरने का इसमें क्या किया गया, प्रावधान किया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कह रहा है। 77वां संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष में कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाते हैं। जो अध्यक्ष का है, ठीक है, अध्यक्ष में कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाते हैं। तो आरक्षित वही बात है, जितने भाई उसके लिए चुनाव लड़ने के लिए किए जाते हैं हर एक विभाग में। जैसे उसके चुनाव लड़ने के लिए बात करें तो अध्यक्षों का भी तो चुनाव होगा, अप्रत्यक्ष रूप से होगा। तो उसमें कितने लोगों को इसमें किया जाएगा, तो इसमें कितने लोगों का करने का प्रावधान किया गया है। इसमें आपका किया गया है टोटल 1/3 के लिए क्या गया, प्रावधान किया गया कि 1/3 लोगों के लिए प्रावधान किया गया है, 1/3 प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन आप देख लो। क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, 73वां संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए। मतलब कार्य सौंपे गए हैं, कितने विषय दिए गए हैं, मतलब कितने विषय दिए गए हैं। ठीक, अब जैसे क्या है, संघ सूची, ठीक, राज्य सूची, राज्य सूची होती है। ठीक, फिर क्या है, समवर्ती सूची होती है। क्या है, समवर्ती सूची। इसमें सबके सबके अपने अपने सब्जेक्ट दिए गए, आप यहाँ यहाँ कार्य कर सकते हो। तो इसमें कितना कार्य में सौंपा गया है किसको, पंचायती राज 11वीं संविधान संशोधन और 11वीं अनुसूची अनुसूची पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य दिए गए हैं। टोटल 29 विषयों पे, क्या 29 विषयों पे ये पर कार्य करेंगी, वहाँ पे कार्य करेगी। ठीक, 29 विषय इसको सौंपे गए हैं। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा है। राज्य निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य क्या होता है। राज्य का जो निर्वाचन है, देखो आपका 324 जो है, क्या है, ये है आपका सेंट्रल यानी केंद्र का, केंद्र निर्वाचन आयोग। एक ये निर्वाचन आयोग भारत का निर्वाचन आयोग है। ठीक, और राज्य का निर्वाचन आयोग, ये पूछ रहा है कि राज्य के निर्वाचन आयोग का कार्य क्या सौंपा गया है। राज्यसभा का चुनाव निर्वाचित करवाना नहीं, राष्ट्रपति का नहीं, लोकसभा का नहीं, क्या पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव को निर्वाचन करवाना किसको सौंपा गया, ये राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपा गया। ठीक, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत यदि पंचायती राज संस्थाओं को भंग कर दिया जाए तो भंग किए जाने की तारीख से कितने महीने की अवधि के समाप्त होने से पूर्व नए निकाय का गठन कर लिया जाना चाहिए। देखो कितने नहीं, 3 माह, 6 माह, 8 माह और 10 माह। देखिए इसमें 6 माह, हर जगह 6 माह ही होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा क्या है, लेकिन अगर कोई भी 6 महीना बाकी रहता है, किसी कार्यकाल का 6 महीना बाकी रहता है, तो यहाँ से क्या होता है, चुनाव नहीं कराए जाते हैं, चुनाव नहीं कराए जाएंगे, नहीं कराए जाएंगे, और साथ में ही चुनाव होगा। क्या होगा, साथ में ही चुनाव होगा। ठीक, एक प्रावधान इसमें और है। एक प्रावधान क्या है, जहां से मान लीजिए कोई 3 साल के बाद किसी प्रधानी मतलब किसी भी मुखिया का चुनाव या प्रधान का निर्वाचन होता है, मतलब राज्य में संस्थाएं भंग हो जाती हैं और 3 साल, तो पता है यहाँ से बची हुई अवधि, क्या जो बच जाती है अवधि ना, बची हुई अवधि के लिए ही ये निर्वाचन होंगे। जैसे 5 साल का है एक प्रधानी का चुनाव, जो 5 साल का ग्राम सभा का स्तर पे, ग्राम सभा का, तो उसमें अगर 3 साल कोई पूरा करता है और उसके बाद वो पद खाली कर देता है, तो वहां से जब चुनाव होगा 6 महीने के अंदर, तो सिर्फ और सिर्फ 2 साल के लिए रहेंगे, जो कार्यकाल बचा है उसके लिए रहेंगे। ये नहीं कि वहां से 5 साल उनका काउंट होगा। इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको आप
ध्यान रखिएगा। 73वां संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना गया? भैया किस? मध्यम वर्ग को, पुरुष को, कृषक को और महिला वर्ग को। देखो इसमें महिलाओं को दिया गया तो इसलिए इसमें हमको किसको मानेंगे? महिला वर्ग को क्या किया गया है? ये जो महिला वर्ग है ना, ऐतिहासिक कदम माना गया किसके लिए? महिला वर्ग के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। 73वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 73वां संविधान संशोधन जब हो रहा है तो उसमें 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। अब देखिए इसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, आपको मालूम होना चाहिए। 11वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक, ये जो नौवीं नौवीं अनुसूची है ये आपकी क्या है? पहले संविधान संशोधन, क्या है? पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक, संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक, जोड़ी गई। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो आप। 10वीं अनुसूची क्या है? दल बदल। ये क्या है? ये दल बदल है। 52वां संविधान संशोधन था। 52वां संविधान क्या है? संशोधन। ठीक, चलो आगे देखो। और 12वीं अनुसूची कब जोड़ी जाएगी भैया? ये जब 74वां संविधान संशोधन होगा। कौन? 74वां संविधान संशोधन। ठीक, इतनी बातें यार ध्यान रख लेना। अगली क्वेश्चन देखो अगला। 73वां संविधान संशोधन किसकी विशेषता नहीं? ग्राम सभा, प्रत्यक्ष निर्वाचन, पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा, महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण। इसमें महिलाओं के लिए 2/3 का आरक्षण नहीं दिया गया था। महिलाओं के लिए 2/3 का आरक्षण पहले से ही प्रावधानित था। तो क्या है? ये हो जाएगा आपका डी। आंसर डी हो जाएगा। महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण की व्यवस्था इसमें नहीं की गई थी। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 312। क्या है? 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया। अखिल भारतीय सेवाओं में सर्वे सर्वा कौन होता है? राज्यसभा। क्या होता है? अखिल भारतीय जो सेवाएं होती है ना, अखिल भारतीय सेवाएं, इसमें क्या है? इसमें राज्यसभा जो होती है ना, राज्यसभा सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। महत्वपूर्ण भूमिका क्या अदा करती है? इसी की बात माना जाएगा किसका? राज्यसभा का। किसकी बातें मानी जाएंगी भैया? राज्यसभा की। चलो आगे देखो। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोक सेवा को संरक्षण प्रदान किया गया? लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया भाई संविधान का कौन सा? 311। आपको मालूम होना चाहिए 311 में ऐसा किया गया। अभी 312 में क्या है? अखिल भारतीय है। क्या है? अखिल भारतीय सेवाएं थी। अखिल भारतीय सेवाएं। ठीक, अखिल भारतीय सेवाएं होगी। ठीक, और 315 में क्या है? संघ लोक सेवा आयोग है। क्या है? संघ लोक सेवा आयोग है। ठीक, संघ लोक सेवा आयोग है। अभी 311 में आपने क्या देखा? संविधान के द्वारा लोक सेवाओं का संरक्षण दिया गया है। इसमें क्या है? इसमें सेवाओं का क्या? इसमें लोक सेवाओं को क्या दिया गया? इसमें लोक सेवाओं को संरक्षण दिया गया। किसमें? इस वाले भाग में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए आप क्या कह रहे हैं। संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य क्या होता है? प्रमुख कार्य क्या होता है संघ लोक सेवा आयोग का? जैसे अभी 100वें साल में संघ लोक सेवा आयोग आपके प्रवेश कर रही है यूपीएससी। अभी कल चेयरमैन की बैठक हुई थी, लाइव में क्या क्या किए थे क्या नहीं, वो सब बातें बाद में इस चैनल के माध्यम से आपको बताई जाएगी। प्रशिक्षण, भर्ती, निर्वाचन और प्रशासन का संचालन। देखो क्या करते हैं? वो भर्ती कराते हैं। सबसे पहले क्या उनका कार्य क्या है? भर्ती, चयन करना। ठीक, फिर उसके बाद क्या है भैया? उसके बाद प्रशिक्षण होता है। क्या है? प्रशिक्षण होता है। फिर अब निर्वाचन से इनसे कोई मतलब नहीं, प्रशासन का संचालन से इनसे कोई मतलब नहीं। चलो, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं भैया। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन ध्यान रहे ये बात, राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। यहीं भी इसको भी देख लीजिए। अब क्या है? राज्य लोक सेवा आयोग अगर पूछते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करेगा? लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो आप यहाँ पे सीधे करेंगे राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल करेगा। ठीक, आगे क्वेश्चन देख लो आप क्या कह रहे हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? जब कोई नियुक्त होगा तो वही उसका तो कार्यकाल भी तो होना चाहिए। 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक, यानी जो पहले हो जाए। मान लीजिए कोई 63 वर्ष में बन रहा है, तो बस 3 साल में क्या होगा? उसकी उम्र क्या हो जाएगी? 65 साल। तो बस 3 साल रहेगा। क्या? वो 3 साल रहेगा। ठीक, 3 साल ही रहेगा। ध्यान रहे बात। अगर कोई मान लीजिए 65-64 में बन रहा है तो 1 साल का रहेगा। 1 साल कार्य करेगा। ठीक, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। इसमें और कोई माथापच्ची नहीं करना आपको। चलो, संघ लोक सेवा आयोग का अपना प्रतिवेदन किसे सौंपता है? भैया संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन देगा किसको? मालूम होना चाहिए। जब भी देगा तो राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाए, राष्ट्रपति का कार्य कर रहा है तो किसके द्वारा किया जाएगा? किसके द्वारा? किसको देगा? तो राष्ट्रपति को ही देगा अपना प्रतिवेदन। ठीक, आगे देखो आप। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष क्या भैया? 90,000 अभी प्रेजेंट
है बढ़ा कि नहीं पता, मुझे नहीं पता, इतना ध्यान रखना। अगला देखो, दो या दो से अधिक राज्यों के संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का उपबंध कौन करेगा? संसद, राज्य विधानमंडल या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। देखो ये प्रावधान जो करता है ना, प्रावधान करने का कार्य, सारा जितना भी प्रावधानिक कार्य होता है ये सब प्रावधान करने का कार्य किसका है? संसद का है। किसका है? संसद करेगी, संसद करेगी। आगे देखो, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था, क्या कौन करता है? राज्यपाल करेगा। कौन करता है? राज्यपाल द्वारा की जाती है। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। चलो आगे क्वेश्चन देखो, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? ठीक, क्या है? संघ के किस संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का स्थापना की गई है? लोक सेवा आयोग किसमें दिया गया है? संघ लोक सेवा आयोग का निर्माण किसमें किया गया है? 315 में। किसमें किया गया है? 315 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है? निर्वाचन आयोग का गठन किसके अंतर्गत किया जाता है? आपको मालूम होना चाहिए। निर्वाचन आयोग है भारतीय निर्वाचन आयोग। क्या 300 बहुत चर्चा में अभी वोट चोरी का मामला जो चल रहा है, भारतीय निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग। ठीक, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, इसको आप ध्यान रखिए। ये क्या है? आपातकाल, आपातकाल का है। क्या है? आपातकाल का प्रावधान इसमें है। इसमें प्रावधान है भैया 352 में। 368 में संविधान संशोधन है। ये क्या है? संविधान का संशोधन है। संविधान का संशोधन है। ठीक, और 315 क्या है? संघ लोक सेवा आयोग है। ये क्या है? संघ लोक सेवा आयोग है। संघ लोक सेवा आयोग हो गया। इतनी बातें आपको अच्छी तरह पता हो गई होगी। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, वर्तमान में निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त कितने सदस्य हैं? एक आपके अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष हो गया, और दो सदस्य होते हैं, दो सदस्य होते हैं, दो सदस्य होते हैं। टोटल नंबर कितना हो गया? 3। और ये क्या है? ये बहुसदस्यीय, ये क्या है? ये बहुत सदस्यीय निकाय है। ये बहुसदस्यीय निकाय है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा, इसको आप भूलिएगा नहीं। दो अन्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और जो दो अन्य होते हैं, इसलिए इसका आंसर हम दो टिक करेंगे। इसका आंसर हम क्या टिक करेंगे? इसका आंसर हम 2 टिक कर देंगे भैया। 2 टिक करने का मेरा कारण क्या है? मेरा कारण 2 टिक करने का मेरा कारण क्या है? मेरा 2 टिक करने का कारण है कि एक के अतिरिक्त है, तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ बताई। एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं इसके, ये बहुसदस्यीय निकाय हो गया एक तरह से। आगे देखिए निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने साल का होता रखा गया है? निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने साल का रखा गया है? वही 6 वर्ष, या जो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो जाए, वही जो 6 वर्ष या 65 वर्ष वही पहले हो जाए। जो चलो, निर्वाचन आयोग का लक्षण क्या है? निर्वाचन आयोग का लक्षण क्या है? एक सदस्यीय आयोग है, बहुसदस्यीय आयोग है, कार्यपालिका की भुजा, एकीकृत पिरामिडी न्याय व्यवस्था है। अभी मैंने बताया आपको क्या, बहुसदस्यीय, एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होते हैं, टोटल मिला के 3 सदस्य हो जाते हैं। बहुस्तरीय क्या है? ये बहुसदस्यीय निकाय है, बहुसदस्यीय आयोग है। ये क्या है? बहुसदस्यीय आयोग है। आगे देखो अपना क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग का कार्य क्या होता है? निर्वाचन आयोग का कार्य क्या होता है? निर्वाचन आयोग का कार्य क्या होता है? चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना, लोक सेवाओं की भर्ती करना। भैया यहाँ तुम कहाँ आ गए? नगर पालिकाओं के चुनाव को संपन्न कराना, तुम कहाँ आ गए भैया? पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव संपन्न करना, तुम्हारा भी यहाँ कोई काम नहीं है। चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करवाना, चुनाव क्षेत्रों का क्या है? चुनाव क्षेत्रों का क्या कराएंगे? परिसीमन करवाना। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर ये सही हो गया। चलो, निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है, निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं, इसको ध्यान रखिएगा। क्या नहीं संबंधित है भैया? यह एक संवैधानिक संस्थान है, संस्था है। ठीक है, क्योंकि संविधान में उल्लेख है, संविधान में उल्लेखित है। चलो भैया, संविधान में इसका उल्लेख हो गया। निर्वाचन आयुक्त का वेतन संचित निधि से देय होता है। हाँ, ये भी सही है, इसका भी वेतन संचित निधि से देय होता है। निर्वाचन आयुक्त को सेवानिवृत्ति कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष है। 62 वर्ष नहीं है मेरे भाई, यहाँ पे 65 वर्ष रहता है, तो ये भी आपका सही रहता है। इसलिए आंसर आपका सी हुआ। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को मानवाभियोग की जैसी प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है। ये भी बात आप एकदम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये भी बात बिल्कुल सही मेरे भाई। इसमें क्या हुआ? इसमें 62 वर्ष ना हो के यहाँ पे अगर 65 रहता तो आपका आंसर सही माना लिया जाता, इसलिए आंसर सी हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्वाचन आयोग के संबंध में सही कथन सही नहीं है, कौन सा सही नहीं? निर्वाचन आयोग के बारे में, ये संवैधानिक निकाय है। चलो भैया, ये है, यह सलाहकारी निकाय है, यह सलाहकारी निकाय है। ये इसी बात नहीं है, ये बाध्यकारी है, ये सलाहकारी नहीं है। ये क्या है? ये बाध्यकारी है, सलाहकारी नहीं, ये बाध्यकारी। इसका आंसर भी सही होगा। यह अर्ध न्यायिक कार्य भी करता है। हाँ करता है, सबको सजाएं देता है, आपको मालूम होना चाहिए। यह मतदाता सूचियां तैयार करवाता है। हाँ करवाता है, मतदाता सूची तैयार करवाने का कार्य किसी भी चुनाव से पहले शुरू हो जाता है। अभी SIR का देखिए, अभी मुद्दा चल ही रहा था बिहार चुनाव से सब पहले, तो वही है निर्वाचन
नियमावली तैयार करने से इसका नियम चलता है। आगे देखो, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करेंगे, राष्ट्रपति करते हैं भैया। इसकी नियुक्ति कौन करेगा? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष होता है, निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष होता है कौन? मंत्रिमंडल सचिव, मुख्य सचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या प्रधानमंत्री। निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? अध्यक्ष वही होगा जो निर्वाचन आयुक्त होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वही अध्यक्ष कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा? वही अध्यक्ष कहलाएगा। चलो मेरे भाई आगे देख लो क्वेश्चन। अगर निम्नलिखित में से किसने मुख्य निर्वाचन आयुक्त पद पर कभी कार्य नहीं किया? डॉक्टर नागेंद्र सिंह, टी.एन. शेषन, जो कि ये सबसे मतलब निर्वाचन में सबसे ज़्यादा संशोधन करवाए थे। संशोधन मतलब इनके समय में बहुत सारी पारदर्शिताएं थी। मनोहर सिंह गिल, ब्रिजेश मिश्रा। अब देखो ब्रिजेश मिश्रा, इसमें से पूछा है कौन कभी नहीं? ब्रिजेश मिश्र जो हैं ये निर्वाचन आयुक्त भारत के कभी नहीं रहे। नागेंद्र सिंह थे, टी.एन. शेषन थे, मनोहर सिंह गिल थे, लेकिन क्या थे? ब्रिजेश मिश्र नहीं थे। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है? भाग 20। किस भाग में है? भाग 20 में है। यह आपका क्या है? यह है मौलिक अधिकार। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। भाग 4 क्या है? नीति निर्देशक तत्व। क्या है? नीति निर्देशक तत्व हो गया इसमें। चलो मेरे भाई, ये सब भाग 20 क्या है? भाग 20 संविधान संशोधन है। क्या है? संविधान का संशोधन होगा इसमें। संशोधन है भाग 20 में। और भाग 21 क्या? संशोधन के बाद भाग 21 आप बता दीजिएगा मुझे कमेंट में, भाग 21 है क्या? आगे देखो आप, 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित संबंधित 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है भैया? भाषाओं से संबंधित। इसमें टोटल कितनी भाषाएं हैं? इसमें टोटल भाषाएं हैं। इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, नेपाली भी है। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, इसमें आपका क्या है? भाषा कौन सी है? भाषा से संबंधित। संविधान संशोधन की दृष्टि से भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन वक्तव्य सही है? लचीला संविधान है। हाँ भैया, हम तो मानते हैं इसको कि लचीला संविधान है। चलो, कठोर संविधान है? बिल्कुल नहीं है कठोर। लचीला होते हुए भी कठोर संविधान है? चलो इसको मान लिए, दोनों हो गया। क्या? लचीला होते हुए भी क्या है? ये कठोर संविधान है। चलो दोनों सही है। अधिक कठोर संविधानों में से एक नहीं है। अगला देखो, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है पूछा है। संविधान में कतिपय अंश ऐसे हैं जिसके संसद केवल साधारण बहुमत से परिवर्तित कर सकता है। हाँ, कुछ तो ऐसे हैं जिसको हम कर सकते हैं। संविधान में कतिपय अंश ऐसे हैं जिसके संसद के प्रत्येक सदन में कुल सदस्य के बहुमत तथा उपस्थित मतदान में हिस्सा लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करने के बाद कम से कम आधे राज्यों की विधानमंडलों के द्वारा पारित किया जाता है। भैया ये भी बिल्कुल सही बात है। संविधान में कतिपय अंश ऐसे हैं जिन्हें संसद के प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित मतदान में हिस्सा लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से भी पारित किया जाना चाहिए। ये भी बात आपकी सही है, मान लिया मैंने। जो हम लोग अभी 312 अनुच्छेद पढ़े थे, 300 अखिल भारतीय सेवा, उसमें क्या है? उसमें विशेष बहुमत जो है, उसमें जो विशेष बहुमत है उसी से कोई भी किसी को भी हम बनाते हैं। हो गया है आपका। अब एक तरह से देखा जाए साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, विशिष्ट बहुमत, ये तीनों परिभाषाएं आपको यही मिल जाती हैं। अंशों में जिसे केवल साधारण बहुमत से पारित किया जाए, ये देख लो, यहाँ पे हो गया विशिष्ट हो गया और ये विशेष हो गया। लेकिन ये बात, संविधान में कतिपय अंश ऐसे हैं जिन्हें संसद के प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित मतदान में हिस्सा लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करने के बाद कम से कम देश के कुल वयस्क मतदाताओं, यहाँ वयस्क मतदाताओं का कोई उल्लेख ही नहीं है संविधान के संशोधन में, यहाँ पे कोई उल्लेख ही नहीं है। तो ये आंसर क्या होगा आपका? ये आंसर आपका गलत हो गया, ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को निम्नलिखित में से शपथ कौन दिलाता है? भैया नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है भारत का, उसको शपथ कौन दिलाएगा? उसको आपका शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति ही दिलवाते हैं। और ऑडिटर जनरल जो होते हैं, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा यह निश्चित कर दिया गया कि संसद को संविधान के किसी भी उपबंध, जिसमें मौलिक अधिकार भी आते हैं, को संशोधन करने का अधिकार है? आप देखो किसमें है, ये बात आपको बताना है किसमें है। किसी में भी इसको करने का 24वां संविधान संशोधन ऐसा था, आप संशोधन कर सकते हो उसको। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? संसद मौलिक अधिकारों वाला अध्याय में परिवर्तन कर सकता है। ऐसा है कि वो करेगा कि क्या करेगा? बात की बात है, वो करता है। संसद संविधान का मूल ढांचा बदल सकती, कुछ भी करो आप, लेकिन संसद के संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। चाहे जितना भी संशोधन करो उलट पलट के, चाहे कोई भी बहुमत लगाओ, लेकिन इसमें नहीं। संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है? हाँ कर सकती है। संसद के अनुच्छेद 356 में संशोधन कर सकती है? हाँ कर सकती है मेरे भाई, किसी भी में ही कर सकती है। लेकिन क्या है, संसद मूल ढांचे को बदल नहीं सकती, मूल ढांचा बदला नहीं जाएगा।
किसी भी कीमत पर। इसको आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर बी हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। इसमें पूछा होगा कि आपसे, इसमें क्या पूछा हुआ कि कौन सा वक्तव्य जो है वो आपका सही नहीं है, कौन सा वक्तव्य जो है आपका क्या है वो सही नहीं है। संवैधानिक संशोधन विधेयक जब निर्धारित प्रक्रिया से पारित होकर इस राष्ट्रपति के समक्ष उनकी अनुमति के लिए रखा जाए तो राष्ट्रपति से पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। नहीं भैया, ये तो गलत हो गया ना, लौटा सकता है, लौटा सकता है, ठीक, क्या लौटा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद होने पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है, इसको राष्ट्रपति बुलाएगा। लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अध्यक्षता कौन करता है भैया, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अध्यक्ष कौन करेगा, अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, ये बात सही है। संविधान में संशोधन हेतु राज्य विधानमंडलों के पास पहल शक्ति नहीं है। अब देखो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा, वक्तव्य सही सही नहीं। संसद संशोधन विधेयक संसद के दोनों मतभेद होने पर संसद के दोनों सदनों की क्या है आपके वे किया जाता है। संविधान संशोधन में राज्य विधानमंडलों के पास शक्ति नहीं भैया है। संविधान संशोधन विधेयकों पर जनमत संग्रह की व्यवस्था का अभाव है, ये क्या है, अभाव है, ये बात भी सही है। तो इसमें सही कौन सा नहीं है, तो आपका यही सही नहीं है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हर पे नहीं बुलाई जा सकती, कुछ पे ही बुलाई जा सकती, तो इसका आंसर बी आपका सही होगा। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ है और पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था। 26 जनवरी 1950 को क्या हो रहा है, भारत का संविधान लागू हो जा रहा है, संविधान लागू हुआ और पहला संविधान संशोधन किस वर्ष लागू हो रहा है, 51, 52, 53 और 54। पहला संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया, इसमें पहला संविधान संशोधन आपका कब किया जा रहा है, पहला संविधान संशोधन 1951 में कर देंगे हम। चलो अगला क्वेश्चन देखो, संविधान में आज तक 1 जनवरी 2016 तक कितने संशोधन हुए। अब आज तक क्या, तो 104-5 संशोधन हो चुके हैं। इसमें हमको कितना है, अभी तक फिलहाल में 100 संशोधन इसमें दिया हुआ है। अभी इसकी संख्या बढ़ गई है, ये संख्या बढ़ गई है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके लिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है आपका, भारतीय संविधान क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक विवादास्पद संवैधानिक संशोधन कौन सा था। ठीक, कौन सा था, सबसे व्यापक और सबसे विवाद वाला कौन सा संशोधन इसमें है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। 5 नंबर का 42वां संविधान संशोधन जो है, इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मिनी से मतलब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको बोला जाता है। मिनी संविधान संशोधन मतलब संविधान का लघु रूप भी बोला जाता है, संवैधानिक 42वां संविधान संशोधन। ठीक, कौन सा था, 42वां संविधान संशोधन, इसको बोला गया है क्या, ये सबसे विवादास्पद था, ये क्या था, ये सबसे विवादास्पद संविधान संशोधन था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले विश्वास प्रस्ताव की सूचना निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। संविधान सबसे पहले विश्वास प्रस्ताव की सूचना निम्नांकित में से किस प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी। 106 नंबर का क्वेश्चन जो है, ये है क्वेश्चन 606, इसका आंसर आपसे पूछा किसके द्वारा ये किया गया था, तो क्या था, चौधरी चरण सिंह थे, चौधरी चरण सिंह थे। ठीक, चौधरी चरण सिंह थे। जुलाई 2012 में तक कितने विश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाए जा चुके थे। जुलाई 2012 तक भैया कितनी बार अब तक आ चुका है, ये टोटल 11 हुआ था, टोटल 11 बार आ चुका था। ठीक, अगला क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में हुई थी। अच्छा, किस पे विश्वास प्रस्ताव पे, किस पे, पीपी सिंह, एच.डी. देवगौड़ा, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी, किसके ऊपर हुई थी सबसे ज्यादा बार, कौन था, अटल बिहारी वाजपेयी पे चर्चाएं हुई थी। भारत के राष्ट्रपति द्वारा 1952 से 2014 तक सर्वाधिक अध्यादेश किस वर्ष जारी किया गया था, सर्वाधिक अध्यादेश किस वर्ष जारी किया गया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है तो 1993, इसको ध्यान रखिए, क्वेश्चन 1 इसको ध्यान रखिए। भारत के राष्ट्रपति द्वारा 1952 से 14 तक की कालावधि में निम्नलिखित वर्ष में कोई भी अध्यादेश जारी नहीं किया गया था। कौन सा, 63, 73, 83 और 93, किसमें भैया कुछ भी बार नहीं हुआ है, 1993 में। कब हुआ है, 1993, अरे सॉरी 1963 में था, 1963 में। लोकसभा के इतिहास में औपचारिक रूप से प्रस्तुत पहला अविश्वास प्रस्ताव जिससे विचार के लिए स्वीकार किया गया, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, राम मनोहर लोहिया, मीनू मसानी, जेबी कृपलानी, रेणुका चौधरी, किसके द्वारा किया गया था, जेबी कृपलानी के द्वारा, किसके द्वारा, जेबी कृपलानी के द्वारा।
अविश्वास प्रस्ताव के कारण निम्नलिखित प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा। निम्नलिखित में से कौन प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव के कारण? मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, वीपी सिंह। इसमें कौन दिया था भैया त्यागपत्र? दिए थे भैया कौन? मोरारजी देसाई। कौन दिए थे? मोरारजी देसाई दिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए? किसके खिलाफ सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव आया था? इंदिरा गांधी के खिलाफ आएगा ही भाई। क्या इंदिरा गांधी एक ऐसी प्रधानमंत्री थी, इन्हीं के खिलाफ ये सारी चीजें आई थी। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को अभ्यस्त करने के लिए रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव किस देश के संविधान से? भैया अविश्वास प्रस्ताव भारत में किस संविधान से लिया गया? आपकी जर्मनी की, जर्मन के संविधान से इसको हमने ग्रहण किया है, जर्मनी के संविधान से। अगला क्वेश्चन देखो आप क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, और 16 अक्टूबर 2015 को उच्चतम न्यायालय ने इस कौन से संवैधानिक संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया? इसको किया था, वो जो आपको मालूम है किसको किया जा सकता है, आपको अनुमान लगाइए। 99वां संविधान संशोधन जो था उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। ठीक, और उच्चतम न्यायालय में कौन से संवैधानिक, ये वो आपका वो जो है ये 99वां संविधान संशोधन को असंवैधानिक। भारतीय संसद के इतिहास में पहली बार, क्या भारतीय संविधान के संसद में पहली बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक निम्नलिखित विधेयक पर गतिरोध को दूर करने के लिए की गई थी? पहली बार किस पे हुआ था? पहली बार किस पे हुआ था? ये हुआ था आपका दहेज प्रथा निषेध रोक अधिनियम पे ही हुआ था। दहेज निषेध अधिनियम पे पहली बार लोकसभा और राज्य मतलब संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था, संयुक्त बैठक को निम्नलिखित बुलाया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य गलत है? अविश्वास प्रस्ताव का आविष्कार आधुनिक उत्पत्ति है? नहीं भैया, ये तो पहले से होती है। ये क्या है? तो पहले से होती है, ये आधुनिक उत्पत्ति तो हमारे हिसाब से तो नहीं है। अगर होगी भी तो आप बताइएगा कि आपको कब से लगता है। ये नहीं है। फिर क्या मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव के संबंध में प्रक्रिया के निकायों में कोई नियम नहीं है? नहीं है। जब विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव दोनों ही रचनाएं प्राप्त होती हैं, सूचनाएं प्राप्त होती हैं, तो दूसरे को पहले से प्राथमिकता दी जाती है। ठीक, विश्वास प्रस्ताव के मामले में सदन की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, ये आपका जो आंसर सी है यही गलत है। आंसर सी आपका ये गलत है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो आप क्या कह रहे हैं। अध्यक्ष के अतिरिक्त संविधान समीक्षा आयोग में कितने सदस्य होते हैं? अध्यक्ष के अतिरिक्त समीक्षा, जो संविधान की समीक्षा करवाई जाती है, उसमें कितने सदस्य होते हैं? यही क्वेश्चन आपसे पूछा था। टोटल 10 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 10। अतिरिक्त टोटल होते हैं 11, लेकिन क्या है, एक अध्यक्ष होता है। क्या, एक अध्यक्ष होता है, और 10 क्या होते हैं? 10 आपके सदस्य होते हैं। 10 क्या होते हैं? 10 सदस्य होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन आप देखो क्या कह रहा है। संविधान समीक्षा आयोग की एकमात्र महिला सदस्य कौन रही थी? श्रीमती सुमित्रा जी कुलकर्णी, श्रीमती सुषमा स्वराज, श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती नजवा हेपतुल्ला। कौन रही भैया इसमें? इसमें कौन थी आप हमको बता दीजिए। इसमें कौन थी भैया आपके टोटल इसमें कौन थी? ये श्रीमती सुमित्रा कुलकर्णी थी। सुमित्रा कुलकर्णी थी। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अभी बता दो कि संसद सदस्य को वेतन के रूप में प्रतिमाह कितना रुपया मिलता है? अब तो 24% इसमें वृद्धि हो गई है। 50,000 की जगह फिर इसमें क्या है, इन्होंने 24% की वृद्धि कर दी है। इन्होंने क्या करी है? 24% की वृद्धि करी है। तो इसको आप बताइए, टोटल कमेंट में बताइए कितना वेतन इनको मिल रहा है टोटल। संसद के सत्र में उपस्थित रहने और संसदीय समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए संसद को कितना दैनिक भत्ता मिलता है? अब तो इसमें भी बढ़ोतरी हो गई है, इसमें भी बढ़ोतरी हो गई है। जो क्या है, इसमें बढ़ोतरी हो चुकी है। जो 2,000 रुपया था बढ़ गया है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अभी पहले क्या था? 2,000 था, अब बढ़ा दिया गया। संसद को सुचारू रूप से अपना कार्यालय चलाने के लिए हर महीने कितना कार्यालय भत्ता मिलता है? हर महीने के लिए जो इनको कार्यालय भत्ता मिलता था वो कितना मिलता है? 45,000 रुपया मिलता है। ठीक है, चलो भैया। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब की हुई है? अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई है? 28 मई 1989, 28 मई 1990, 28 मई 1991, 28 मई 1992। ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था कि 28 मई 1990 में, 28 मई 1990 में। निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? ठीक, जम्मू कश्मीर राज्य के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के, मिजोरम के और झारखंड के। क्या होता है भैया? जम्मू एंड कश्मीर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का ऐसा काम होता था एनसीआर में। चलो, सितंबर 2014 में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? सितंबर 2014 में किस में लागू किया गया था भैया? ये किस में लागू हुआ था आपको पता होना चाहिए। इस टाइम हुआ था महाराष्ट्र में। इस टाइम हुआ था महाराष्ट्र में। चलो अगला क्वेश्चन। 86वां संविधान संशोधन का दर्जा दिया गया। ठीक, ये क्या है? निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार है? रोजगार, पर्यावरण, शिक्षा और क्या है? ये शिक्षा का मौलिक अधिकार है 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कह रहा है। 84वां संविधान संशोधन के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र के पुनर्सीमन का आधार होगा।
1971 की जनगणना 81, भैया इस टाइम तो 1971 की जनगणना का हमने प्रावधान बनाया था, 91 का नहीं। ये क्या है, पुनर्सीमन, पुनर्सीमन मतलब वही 1971 की जनगणना को हमने आधार बनाया था, फिर परिवर्तन करके शायद इसमें क्या किया गया था, 1991 की जनगणना को ऐड किया गया था। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, 84वां संविधान संशोधन के अनुसार परिसीमन के बाद किस वर्ष तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या यथावत बनी रहेगी? ये तो भैया 2026 था। ये आपका क्या है, ये 2026 तक ऐसे ही बनी रहेंगी, इतनी ही बनी रहेंगी। चलिए ठीक, आपका ये जो है इस 100 क्वेश्चन पूरा हुआ, मतलब उस कल की क्लास में जो बचा हुआ था आपका, ये हमने कंप्लीट किया, ये आपका हमने कंप्लीट किया। ठीक, अब आगे भी क्लास में ऐसे बने रहिए। आप लोग का जो पीसीएस का एग्जाम है 12 अक्टूबर को, वहाँ तक आपको 1000 क्वेश्चन का मैराथन में भारतीय संविधान को करवाकर आपका पूरा करवाऊंगा। जो इससे बाहर की क्वेश्चन हमारे हिसाब से तो नहीं जाएंगे, और आयोग की मर्जी कहाँ से पूछ दे इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी की पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग का ये कंप्लीट हो जाए, आप लोगों का कंप्लीट हो जाए। आज के लिए आप लोग का इतना ही, धन्यवाद।